दोस्तों, आपने यक्षिणी का नाम तो सुना ही होगा। नाम सुनते ही मन में डर का माहौल तो पैदा हुआ ही होगा। आइए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपसे, मुझसे और हर एक शख्स से जुड़ी है जो ट्रेन से सफ़र करता है। कहानी शुरू होती है काशी के प्लेटफॉर्म, काशी एक्सप्रेस। अध्याय 1, ट्रेन की अजीब शुरुआत। रात का वक्त था, ठंड का मौसम, हल्की बारिश और खाली प्लेटफॉर्म। आदित्य शर्मा, एक 26 साल का लेखक, दिल्ली से वाराणसी जाने वाली रात की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा था। आदित्य के चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में नई कहानी लिखने का उत्साह झलक रहा था। उसकी ट्रेन काशी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। आदित्य ने जल्दी जल्दी अपना बैग उठाया और एसी कोच की तरफ बढ़ गया। कोच लगभग खाली था, बस कुछ यात्री थे जो अपनी अपनी जगहों पर सो रहे थे। आदित्य अपनी सीट पर बैठा, बैक साइड में रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, उसे लगा जैसे बाहर अजीब सा सन्नाटा छा गया हो। हवा में अजीब सा भारीपन था, लेकिन आदित्य ने इसे नजरअंदाज किया और अपनी नोटबुक निकालकर लिखने लगा। अध्याय 2, रहस्यमयी से यात्री। थोड़ी देर बाद ट्रेन अगले छोटे स्टेशन पर रुकी। आदित्य ने देखा कि उसकी कोच में एक लड़की चढ़ी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे खुले बाल, सफ़ेद साड़ी और नुकीले नाखून उसे बाकी यात्रियों से अलग बनाते थे। वो लड़की आदित्य की सीट के ठीक सामने बैठ गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें एक अजीब सा सम्मोहन था। हाय, मैं नंदिता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने थोड़ा झिझकता जवाब दिया, हाय, मैं आदित्य। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत शुरू हुई। नंदिता की बातें बेहद दिलचस्प थीं। वो कहानियों और पुरानी किताबों के बारे में जानकार लगती थी। आदित्य को लगा कि वो उसकी कहानी के लिए एक परफेक्ट किरदार हो सकती है। अध्याय 3, अजीब घटनाएं। ट्रेन अपने रास्ते पर दौड़ रही थी। बाहर का अंधेरा अब गहराने लगा था। आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी काले धुएं के बीच से गुजर रही हो। ये ट्रेन इतनी अजीब क्यों लग रही है? आदित्य ने खुद से बुदबुदाया। तभी सामने बैठी नंदिता ने कहा, ये रास्ता ही ऐसा है। यहाँ अंधेरा हर किसी के हिस्से में आता है। आदित्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन तभी कोच में हलचल होने लगी। ट्रेन में लाइट्स छपने लगीं और छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं। ये पानी कहाँ से आ रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। इस ट्रेन में कुछ भी हो सकता है, नंदिता ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया। अध्याय 4, रहस्यमय कोच। ट्रेन का माहौल अब और डरावना हो गया था। आदित्य ने महसूस किया कि उनकी कोच से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो। क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? आदित्य ने नंदिता से पूछा। शायद किसी यात्री का सपना होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में ठंडापन था। आदित्य उठकर कोच के दूसरे छोर की ओर चलने लगा। उसने देखा कि एक यात्री जो पिछले स्टेशन पर चढ़ा था अब अपनी सीट पर नहीं था। उसकी सीट पर सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। ये डायरी यहाँ कैसे आई? आदित्य ने खुद से पूछा और उसे उठाकर पढ़ने लगा। डायरी में सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी हुई थी, इस ट्रेन से बाहर मत जाना। जो गया वो कभी नहीं लौटा। अध्याय 5, छुपा हुआ डर। आदित्य वापस अपनी सीट पर लौट आया, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ चुका था। नंदिता उसे टकटकी लगाए देख रही थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि इस ट्रेन में कुछ अजीब हो रहा है? नंदिता ने उसकी बात का जवाब दिए बिना खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। कुछ कहने से फायदा नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। तभी कोच के बाहर जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। आदित्य खिड़की के पास गया और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना कोहरा था। कोई गिरा है क्या? उसने घबराते हुए पूछा। जो गिरता है उसे कोई ढूंढ नहीं पाता, नंदिता ने बिना उसकी ओर देखे कहा। अध्याय 6, पुरानी कहानी। रात के 3:30 बज चुके थे। ट्रेन की खिड़की के बाहर घना अंधेरा और धुंध छाया हुआ था। आदित्य अपनी सीट पर बेचैनी से बैठा था। कोच में एक गहरी खामोशी थी जो समय के साथ और डरावनी लगने लगी थी। नंदिता अब भी चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी कोच के पिछले हिस्से से एक धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी।
आदित्य ने गर्दन घुमाई तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग आदमी हाथ में एक छोटी सी गठरी लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा और थकी हुई चाल कुछ ऐसा इशारा कर रही थी जैसे वो किसी भारी बोझ के तले दबा हो। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने आदित्य से पूछा। हाँ, बैठ जाइए, आदित्य ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए कहा। बूढ़ा आदमी बैठ गया और कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। पहली बार हो इस ट्रेन में। अध्याय 8, बूढ़े की कहानी की शुरुआत। जी हाँ, आदित्य ने झिझकते हुए जवाब दिया। फिर तो तुम्हें कुछ बातें जाननी चाहिए, बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा। कैसी बातें? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, इस ट्रेन का सफ़र आसान नहीं है। ये रास्ता सिर्फ एक गंतव्य तक नहीं जाता। ये रास्ता कहानियों से भरा हुआ है, उन कहानियों से जो अधूरी रह गई। क्या मतलब? आदित्य ने हैरानी से पूछा। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कहना शुरू किया, मेरे गांव में सालों पहले एक शादीशुदा आदमी की कहानी बड़ी मशहूर थी। वो आदमी भोला भाला था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके साथ बड़ा क्रूर खेल खेला। अध्याय 9, यक्षिणी की दुल्हन। वो आदमी जिसका नाम रघु था, गांव का सबसे साधारण इंसान था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल लग रहा था। लेकिन रघु की जिंदगी में अजीब चीजें होने लगी। उसकी पत्नी रात को अक्सर घर से गायब हो जाती थी। जब वो उससे पूछता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती। एक रात रघु ने अपनी पत्नी का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गांव के बाहर घने जंगल की ओर जा रही थी। रघु ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप उसका पीछा करता रहा। जंगल के बीच में उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसकी पत्नी किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी और पेड़ के चारों ओर अजीब सी लाल रोशनी फैली हुई थी। उसकी पत्नी के शरीर में अचानक बदलाव होने लगे। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें जलती हुई लाल हो गईं और उसके हाथों के नाखून लंबे और नुकीले हो गए। अध्याय 2, यक्षिणी का खेल। रघु समझ गया कि उसकी पत्नी कोई इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी थी। वो डर के मारे चुपचाप वहां से भाग गया और गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे बताया कि यक्षिणी उसके गांव में इसलिए आई थी क्योंकि वो इंसानों को अपनी बलि के लिए चुनती थी। पुजारी ने रघु को सलाह दी कि वो यक्षिणी का सामना न करे, लेकिन रघु ने ठान लिया कि वो अपनी पत्नी का सच सबके सामने लाएगा। अगले दिन उसने गांव वालों को बुलाया और अपनी पत्नी का पर्दाफाश करने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी को उसकी साजिश का पता चल गया। उसने रघु को पीपल के पेड़ के पास बुलाया। वहां उसने उसकी आत्मा को निगल लिया। गांव के लोगों ने उसके बाद रघु कभी नहीं देखा। अध्याय यौवन, ट्रेन और यक्षिणी का कनेक्शन। आदित्य ने ध्यान से बूढ़े की कहानी सुनी और फिर पूछा, लेकिन इस कहानी का इस ट्रेन से क्या लेना देना है? बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोला, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो यक्षिणी थी उसने रघु को मारने के बाद अपने अगले शिकार के लिए नए रास्ते ढूंढने शुरू किए। कहते हैं कि वो यक्षिणी अब इस ट्रेन में आती है। वो यहाँ यात्रियों को अपने शिकार के लिए चुनती है। कैसे चुनती है? आदित्य ने घबराकर पूछा। जो यात्री सवाल पूछते हैं, जो डर दिखाते हैं, वो उसका पहला निशाना बनते हैं, और जो उसकी पहचान जानने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। बूढ़े ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, क्या तुम भी सवाल पूछ रहे हो? अध्याय 12, कोच की खामोशी। अब ट्रेन में सन्नाटा छा गया। नंदिता चुपचाप बूढ़े की बातें सुन रही थी। आदित्य की नजरें बूढ़े के चेहरे पर टिकी हुई थीं। तभी ट्रेन एक झटके से धीमी हो गई। क्या ये स्टेशन आ गया? आदित्य ने खिड़की के बाहर झांकते हुए पूछा, लेकिन खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। न कोई स्टेशन, न कोई आवाज, बस ट्रेन के पहियों की धीमी गड़गड़ाहट। यही तो यक्षिणी का खेल है, बूढ़े ने कहा। क्या तुमने उसे देखा है? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैंने उसे देखा था और शायद तुम भी देखोगे। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कोच के पिछले हिस्से में चला गया और वहां गायब हो गया। अध्याय 13, डर का बढ़ता जाल। अब आदित्य के मन में डर और सवाल दोनों बढ़ चुके थे। क्या बूढ़े की कहानी सच थी?
क्या नंदिता और ये ट्रेन भी उसी रहस्य का हिस्सा थे? लेकिन असली सवाल यह था कि क्या आदित्य खुद इस सफर का अगला शिकार बनने वाला था? कहानी जारी रहेगी। आगे के अध्यायों में हम इस रहस्य को और गहराई देंगे। यक्षिणी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आदित्य के सवाल उसे खतरनाक सच के करीब लाते रहेंगे।